कर्म ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, गामक विकास और संवेगात्मक विकास। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों में शारीरिक और भावनात्मक विकास कैसे होता है। तो हम हर बिंदु को बहुत विस्तार से और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गामक विकास की। इसकी एक परिभाषा है। गामक विकास से अभिप्राय है मस्तिष्क और मांसपेशियों के समन्वय से शरीर की क्रियाशीलता का विकास। हाँ, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। क्या है इसका मतलब? इसका सीधा सा मतलब है कि जब हमारा दिमाग, मतलब हमारा ब्रेन, और हमारी मांसपेशियां, मसल्स, जब ये दोनों एक साथ मिलकर काम करना सीखते हैं, तो हमारे शरीर में हरकतें करने की जो क्षमता है वो विकसित होती है। अच्छा, जैसे एक छोटा बच्चा। बिल्कुल। वो पहले सिर्फ अपने हाथ पैर हिलाता है। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे चलना सीखता है। बिल्कुल, यही गामक विकास है, दिमाग और शरीर का तालमेल। ठीक है, इसमें कुछ उपपक्ष भी बताए गए हैं, जैसे शक्ति, बिल्कुल, गति और अंग समन्वय। जी, इस विकास में ये तीन चीजें सबसे अहम होती हैं। शक्ति यानी ताकत, स्ट्रेंथ, फिर है गति यानी स्पीड, और तीसरा जो शायद सबसे जरूरी है वो है अंग समन्वय, कोऑर्डिनेशन। एग्जैक्टली, कोऑर्डिनेशन, मतलब शरीर के अलग अलग अंगों का एक साथ तालमेल से काम करना। अच्छा, तो अब गामक कौशल के प्रकारों पर आते हैं। ये दो तरह के होते हैं। हाँ, ये दो तरह का होता है। पहला है सूक्ष्म गामक कौशल, जिसे फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटा। बिल्कुल, जैसा नाम से ही पता चल रहा है। जी, जहाँ छोटी मांसपेशियों का उपयोग हो। तो इसमें हमारे शरीर की छोटी छोटी मांसपेशियां, जैसे उंगलियों की, वो काम करती हैं। हाँ, जैसे लिखना, मोबाइल चलाना या सिलाई कढ़ाई। अच्छा, जैसे पेन पकड़कर जब हम लिखते हैं या सुई में धागा डालते हैं, इन कामों में बहुत बारीकी की जरूरत होती है। बिल्कुल सही, और यही सूक्ष्म कौशल है। और दूसरा है स्थूल गामक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल्स। जी, जहाँ बड़ी मांसपेशियों का उपयोग हो। तो इसमें हमारे शरीर की बड़ी मांसपेशियां, जैसे हाथ और पैरों की मसल्स, वो काम करती हैं। सही, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना या सीढ़ी चढ़ना। मतलब जिन कामों में पूरे शरीर का जोर लगता है, जैसे दौड़ना या बॉल फेंकना। हाँ, यह स्थूल कौशल कहलाता है। यहाँ ताकत ज्यादा चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया गामक विकास। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। हाँ, इसकी परिभाषा है अंदर के भावों का बाहरी रूप से प्रकटीकरण, संवेग कहलाता है। और इस पक्ष का विकास संवेगात्मक विकास कहलाता है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। संवेग का मतलब है हमारे मन के भाव, जैसे खुशी, गुस्सा, डर। बिल्कुल। और जब हम इन भावों को बाहर दिखाते हैं, जैसे खुश होने पर मुस्कुराना या गुस्सा आने पर चिल्लाना, तो उसे संवेग कहते हैं। और समय के साथ इन संवेगों को समझने और उन्हें व्यक्त करने की क्षमता का विकास ही संवेगात्मक विकास है। एकदम सही। अच्छा, अब संवेग की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। पहली विशेषता है, संवेगों में व्यापकता व सार्वभौमिकता होती है। इसका मतलब है कि संवेग हर जगह और हर इंसान में पाए जाते हैं। ये यूनिवर्सल होते हैं। मतलब चाहे कोई भी देश हो, कोई भी संस्कृति हो, खुशी, दुख, गुस्सा, ये सब महसूस करते हैं। हाँ, ये मूल भावनाएं हर इंसान में होती हैं। ठीक है। दूसरी विशेषता है, संवेगों में अस्थिरता होती है। इसका मतलब है कि संवेग स्थिर नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है एक छोटा बच्चा। वो खिलौने के लिए रो रहा होता है, और जैसे ही आप उसे चॉकलेट देते हैं, वो हंसने लगता है। बिल्कुल, इमोशंस बहुत जल्दी बदलते हैं। तीसरी विशेषता, संवेग स्थानांतरणीय होते हैं, मतलब ट्रांसफर हो सकते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि हम अपना गुस्सा या कोई और भाव एक जगह से दूसरी जगह निकाल सकते हैं। जैसे ऑफिस का गुस्सा घर पर किसी पर निकल जाना। ये एक बहुत आम उदाहरण है। चौथी विशेषता है, संवेगों में व्यक्तिगतता होती है। यानी हर व्यक्ति एक ही स्थिति में अलग अलग तरह से संवेग दिखाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई दुखी होने पर रोता है, तो कोई एकदम चुप हो जाता है। सही। अगली विशेषता थोड़ी चौंकाने वाली है, संवेगों में विचार शक्ति का लोप हो जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बहुत ज्यादा गुस्से या डर में होते हैं, तो हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। हम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, हमारा तार्किक दिमाग उस वक्त काम करना बंद सा कर देता है। अच्छा,
छठी विशेषता है संवेगात्मक स्थिति में शारीरिक मानसिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। मतलब जब हम कोई संवेग महसूस करते हैं तो हमारे शरीर और मन में बदलाव आते हैं। जैसे गुस्से में चेहरा लाल हो जाना, या डर में दिल तेजी से धड़कने लगता है, ये शारीरिक परिवर्तन है। और आखिरी विशेषता है संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्ति से है। इसका मतलब है कि हर संवेग एक मूल आदत या प्रवृत्ति मतलब इंस्टिंक्ट से जुड़ा होता है। जैसे डर का संवेग भागने की प्रवृत्ति से जुड़ा है। हाँ, अगर डर लगेगा तो शरीर भागने के लिए तैयार हो जाता है। समझ गया। चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग अवस्थाओं में ये संवेगात्मक विकास कैसे होता है। शुरुआत करते हैं शैशवावस्था से। जी, शैशवावस्था में ये बहुत तेजी से होता है। जन्म के समय शिशु में सिर्फ उत्तेजना होती है। बस उत्तेजना? हाँ, या तो वो शांत होता है या परेशान। फिर 3 महीने का होते होते वो आनंद और कष्ट महसूस करने लगता है। और आगे? 6 महीने में भय, क्रोध, घृणा जैसे भाव आते हैं। 12 महीने यानी 1 साल में स्नेह और उल्लास। 18 महीने में ईर्ष्या और 24 महीने यानी 2 साल में हर्ष का भाव विकसित हो जाता है। इसमें ब्रिजेस का सिद्धांत परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। हाँ, ब्रिजेस। उनके अनुसार 2 वर्ष में शिशु के सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। क्या ये सच है? मतलब 2 साल में ही सारे इमोशंस आ जाते हैं? उनका मानना था कि 2 साल का होते होते बच्चे में लगभग सभी मुख्य संवेगों के बीज आ जाते हैं। वो अपने सबसे सरल रूप में मौजूद होते हैं। अच्छा, कुछ और भी बिंदु हैं जैसे शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार प्रस्तुत करता है? बिल्कुल, बच्चा पैदा होते ही रोकर अपनी तकलीफ बताता है। ये भी एक संवेगात्मक व्यवहार है। शिशु के संवेगों में अस्थिरता होती है, ये तो हमने पहले बात की। हाँ, बच्चे के इमोशंस बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। एक और पॉइंट है, शिशु के संवेग अस्पष्ट होते हैं, वह धीरे धीरे उनमें स्पष्टता आती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका मतलब है कि शुरू में बच्चा हर तकलीफ के लिए बस रोता है, लेकिन बाद में वो भूख लगने पर अलग तरह से रोता है और चोट लगने पर अलग तरह से। मतलब उसके इमोशन ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। जी, और इस अवस्था में आत्म प्रेम मतलब खुद से प्यार वो भी दिखाई देता है। यहाँ कोल व ब्रूस का एक कथन है, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। इसे अनोखा क्यों कहा गया है? अनोखा इसलिए क्योंकि इस उम्र में बच्चा समाज के नियम सीखता है। स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना। हाँ, तो सामाजिकता और अनुशासन के चलते संवेगों का दमन होने लगता है और उनकी उग्रता में कमी आने लगती है। मतलब बच्चा अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखता है, हर बात पर रोना चिल्लाना कम कर देता है। बिल्कुल, और इस उम्र में भय का संवेग पहले जैसा नहीं रहता। इसमें भविष्य की चिंता होती है। अच्छा, अब उसे अंधेरे से डर नहीं लगता, बल्कि परीक्षा में फेल होने जैसी बातों से डर लगता है। सही। साथ ही समूह की प्रवृत्ति के चलते ईर्ष्या, घृणा, प्रतियोगिता का भाव आता है। दोस्तों के ग्रुप में वो दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करता है, जिससे जलन और मुकाबला करने जैसे भाव आते हैं। जी, और जब कोई काम मन मुताबिक नहीं होता, मतलब हताशा के कारण क्रोध उत्पन्न होता है और निराशा के भाव जगते हैं। इस उम्र में जिज्ञासा भी बढ़ती है और स्नेह का भाव भी विकसित होता है। हाँ, ये सब बाल्यावस्था के लक्षण हैं। और अब आते हैं सबसे मुश्किल दौर पर, किशोरावस्था। हाँ, इमोशंस के नजरिए से ये सबसे तूफानी दौर है। नोट्स में लिखा है, किशोरावस्था एक संवेग प्रधान और भाव प्रधान जीवन है। इस अवधि में भिन्न भिन्न संवेग दिखाई देते हैं। इसे भावनाओं का तूफान भी कहते हैं। इसमें इमोशंस बहुत तीव्र और उतार चढ़ाव वाले होते हैं। पहली विशेषता है, संवेगात्मक अस्थिरता के कारण विरोधी मानसिक दशाएं दिखाई देती हैं। इसका मतलब है मूड स्विंग्स। किशोर एक पल में बहुत खुश तो दूसरे ही पल में बहुत दुखी हो सकता है। और किशोर व किशोरियों में संवेगात्मक असमानताएं होती हैं। मतलब भावनाओं को लेकर संतुलन बनाना बहुत मुश्किल होता है। इस उम्र में काम प्रवृत्ति, वीर पूजा की भावना। वीर पूजा यानी किसी को अपना आदर्श, अपना हीरो मान लेना। हाँ, और कल्पनाशीलता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का भाव भी जागृत होता है। ये सब किशोरावस्था की पहचान है। और एक बहुत बड़ा पॉइंट है, किशोर में रोजगार, भविष्य, जीवन आदि को लेकर चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बिल्कुल, करियर और भविष्य को लेकर तनाव इस उम्र की एक बहुत ही आम बात है। वाकई ये पूरा सफर बहुत ही दिलचस्प है। चलिए आज जो भी पढ़ा उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। जरूर। सबसे पहले हमने पढ़ा गामक विकास, मतलब दिमाग और मांसपेशियों का तालमेल। इसके 2 कौशल हैं,
सूक्ष्म जैसे लिखना और स्थूल जैसे दौड़ना। फिर हमने समझा संवेगात्मक विकास, यानी भावों को बाहर प्रकट करना। संवेग सार्वभौमिक और अस्थिर होते हैं। शैशवावस्था में ब्रिजस के अनुसार 2 साल तक सभी संवेग आ जाते हैं। बाल्यावस्था, जिसे कोल व ब्रूस ने अनोखा काल कहा है, इसमें संवेगों पर नियंत्रण आता है। और किशोरावस्था, यह संवेगों के तूफान की अवस्था है जिसमें अस्थिरता और भविष्य की चिंता प्रमुख है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।